Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 9th of June 2022. तो गाइज आज है तारीख 9 जून 2022 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को यह वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है माउंट पिमोरी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2009 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है हु ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर सेंड क्रिप्स मिशन टू इंडिया। तो नीचे दिए गए इतने सारे नामों में से कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने यहाँ पर क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा था। ऑप्शन ए बोलता है जेम्स रैमसे मैकडोनल्ड, ऑप्शन बी स्टैनली बैल्डविन, ऑप्शन सी नेवेल कैम्बरलेन या फिर ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि देखो आरबीआई ने अभी रेपो रेट को फिर से बढ़ा दिया है। अभी कुछ टाइम पहले रेपो रेट को इंक्रीज़ किया गया था, नाउ फिर से रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ कर दिया गया है। अब यहाँ पर ये सब क्यों किया गया, क्योंकि आज के टाइम पर जो इन्फ्लेशन यानी जो महंगाई है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने ये स्टेप उठाया है। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन इस आर्टिकल के अंदर अवेलेबल है। साथ ही साथ कुछ ग्रोथ की फोरकास्टिंग की गई है, यानी कि आने वाले टाइम पर हमारी ग्रोथ किस प्रकार से रहने वाली है। तो एक यहाँ पर भविष्यवाणी या फिर एक अंदाज़ा लगाया हुआ है। तो इसके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास यहाँ पे 2-4 चीज़ें हैं समझने के लिए। क्योंकि यहाँ पर ये जो रेपो रेट है, इन सब चीज़ों का जो पूरा का पूरा डिसीजन है वो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लेती है। तो हमारे लिए सबसे पहला पॉइंट इस आर्टिकल से निकल कर आता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है। यहाँ पे आप कह सकते हो हर 2 महीने में ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है, मीटिंग चलती है। उसके बाद में यहाँ पर जो रेपो रेट है, इन्फ्लेशन है, इन सब चीज़ों का डिस्कशन किया जाता है। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये निकल कर आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह निकल कर आती है कि आखिरकार ये रेपो रेट होता क्या है। मैंने पहले काफ़ी बार अच्छे से समझा रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, काफ़ी सारे लोग नए होंगे, वापस समझेंगे। रेपो रेट और साथ ही साथ रिवर्स रेपो रेट दोनों का कॉन्सेप्ट बहुत आराम से हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। और फिर उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिरकार इस रेपो रेट का जो यहाँ पे रिलेशन है वो इन्फ्लेशन से कैसे कनेक्ट किया जा रहा है और आरबीआई यहाँ पर इन्फ्लेशन को कैसे यहाँ पर टैकल कर सकता है इस रेपो रेट को बढ़ाकर। तो इसके पीछे का लॉजिक भी आपको पता होना चाहिए। चलो एक एक करके हम लोग इन चीज़ों को समझते हैं। अब यहाँ पर देखो, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये एक स्टैच्यूटरी फ्रेमवर्क है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंदर बनाया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेजर काम क्या है, तो इसका मेजर काम है प्राइस स्टेबिलिटी को इसको मेंटेन करके रखना, प्लस उसके बाद यहाँ पे जो ग्रोथ है उसके ऊपर काम करना। और इस कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, तो गवर्नर ऑफ आरबीआई जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा हम लोग इन्फ्लेशन का जो टारगेट लेकर चलते हैं। इन्फ्लेशन का टारगेट हमारा क्या रहता है, 4+-2 का टारगेट रहता है, यानी कम से कम जो महंगाई है वो 2% होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 6% होनी चाहिए। तो उस इन्फ्लेशन को भी यहाँ पर देखने का काम करता है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये बातें आप लोग को यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है।
अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, थोड़ा सा हम लोग इसको भी समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कितने लोग होते हैं। तो इस कमेटी के अंदर यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि 6 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। 3 तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से होंगे और 3 आरबीआई के खुद मेंबर्स होंगे। और जो ये 3 आरबीआई के मेंबर होंगे, इसके अंदर यहाँ पर गवर्नर भी खुद इंक्लूड होंगे। तो ये 6 मेंबर्स के थ्रू पूरी की पूरी कमेटी बनाई जाती है। इनफैक्ट जब आप लोग आरबीआई की वेबसाइट पर जाओगे तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर एक पूरा का पूरा पोर्शन मिल जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, वहीं से ये स्क्रीनशॉट लगाया गया है। जैसा आप लोग यहाँ पर देख पाओगे अभी के टाइम पर कौन कौन से 6 मेंबर हैं उनके बारे में मेंशन किया है। जैसे एक होते हैं गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद 1 ऑफिसर होंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। देन उसके बाद यहाँ पर अभी कौन कौन से ऑफिसर्स हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर इसके बारे में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। अभी क्या हुआ था, पिछले कुछ टाइम पहले आरबीआई ने ऑलरेडी रेपो रेट को बढ़ा दिया था, है ना। अभी क्या हो रहा है, फिर से रेपो रेट को बढ़ा दिया गया है। तो इसी वजह से बार बार चर्चा में आ रहा है। चलो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं आखिरकार ये रेपो रेट क्या होता है। ये एक प्लेन सा पेज है, यहाँ पर मैं आप लोगों को काफ़ी सिंपल से शब्दों में पूरी तरह से यह कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा। तो हम लोग बात करने वाले हैं रेपो रेट की, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को रिवर्स रेपो रेट बताऊँगा। रेपो रेट के अंदर समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि जब हम लोग बात करते हैं रेपो रेट की तो आपको दोनों तरफ देखना होगा। एक तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारा, दूसरी तरफ हमारे पास कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक यानी कि इसके अंदर एसबीआई, एचडीएफसी, ये सारी बैंक आ गई, वो सब हमारी कमर्शियल बैंक कहलाती हैं। क्लियर हो गया। अब होता क्या है, मान लो यहाँ पर इन कमर्शियल बैंक्स को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई है, लोन की ज़रूरत पड़ गई है। इनको यहाँ पर पैसा चाहिए, इनको पैसा बोरो करना है। तो यहाँ पर ये लोग पैसा बोरो करने कहाँ पर जाएंगे, ये लोग यहाँ पर पैसा बोरो करने जाएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में, आरबीआई के पास में। आरबीआई इनको पैसा दे भी देगा, लेकिन जब इस पैसे को वापस से पे करेगा ये जो कमर्शियल बैंक है, जब ये पैसा वापस से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देगा तो इस पैसे के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि एक इंटरेस्ट भी यहाँ पर पे करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, लोन लिया है तो उसके ऊपर एक ब्याज भी देगा। तो कमर्शियल बैंक जब वो पैसा लौटाएगा तो एक इंटरेस्ट भी यहाँ पर आरबीआई को देगा। इसी इंटरेस्ट रेट को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आता है हमारा रिवर्स रेपो रेट यानी RRR। रिवर्स रेपो रेट में मामला उल्टा हो जाता है, यानी कि अगेन हम लोग यहाँ पर आरबीआई लेते हैं और इधर हम लोग अपनी कमर्शियल बैंक्स को लेते हैं। अब मान लो यहाँ पर कमर्शियल बैंक्स के पास में यहाँ पर कुछ सरप्लस मनी है और इनको यहाँ पर ये जो मनी है इसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है। तो इन्होंने ये क्या किया, ये जो पैसा है ये ले जाकर आरबीआई के अंदर डिपॉजिट कर दिया और आरबीआई से बोला कि आप ये पैसे को रखो और जब पैसा हम लोग मांगेंगे, जब ये पैसा लेंगे तो पैसा तो हमें मिलेगा, साथ ही साथ हमें कुछ इंटरेस्ट दे देना, कुछ ब्याज दे देना। ठीक है ना। जब यहाँ पर आरबीआई इंटरेस्ट देगा किसको, कमर्शियल बैंक्स को, तो वह हमारा रिवर्स रेपो रेट कहलाता है, यानी कि चीज़ें रिवर्स में हो चुकी हैं। ठीक है ना, इतना यहाँ पर ध्यान रखना। तो इसी इंटरेस्ट रेट को हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि इस रेपो रेट को बढ़ाने से कैसे महंगाई को रोका जा सकता है। तो आप लोग अगर यहाँ पर रेपो रेट को समझ गए होंगे तो इतना आराम से आप लोग क्लियर कर चुके होंगे। तो मैं आपको समझाता हूँ कि मान लो यहाँ पर फिर से हम लोग अगर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो आपको इस प्रकार से कमर्शियल बैंक्स और आरबीआई यानी कि हमारा सेंट्रल बैंक आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे होगा क्या कि जब आरबीआई यहाँ पर रेपो रेट को बढ़ा देगा, अब रेपो रेट को बढ़ा देगा तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर क्या होगा, जो लोन है ना वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो जो कमर्शियल बैंक हैं अब वो जब पैसा लेंगे आरबीआई से तो इनको ज़्यादा इंटरेस्ट देना होगा, क्योंकि यही तो इंटरेस्ट रेट था। तो यहाँ पर ये जो ब्याज है ये थोड़ा सा ज़्यादा देना होगा, तो लोन महंगा हो जाएगा। अब ये जो ब्याज है ये कमर्शियल बैंक क्या करेगा, अपनी जेब से थोड़ी ना देगा, ये क्या करेगा, ये मार्केट में लोन को और बढ़ा देगा, यानी कि मार्केट में जो लोन होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। यानी कि अब जो लोग हैं लोन वगैरह लेना जाएंगे, ईएमआई लेने जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके बेसिस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो उनको ज़्यादा पे करना होगा, क्योंकि कमर्शियल बैंक भी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पे करेगा आरबीआई के पास में। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या, मार्केट के अंदर जो पैसा है, जो लिक्विडिटी है, उसका जो फ्लो है उसको यहाँ पर रोका जाएगा और इसी फ्लो को रोकने से यहाँ पर इन्फ्लेशन के ऊपर एक कंट्रोल करने के ऊपर फोकस किया जाएगा। ठीक है ना। तो सिंपल से टर्म्स में बोलें तो ईएमआई वगैरह, लोन वगैरह जो है वो अब यहाँ पर महंगे हो जाएंगे। और
तो रेपो रेट का किस प्रकार से इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, आई होप आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। अब उसके बाद मैंने आपको बताया फोरकास्टिंग के बारे में। आपने इतना रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को समझ लिया। हमेशा याद रखना इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और इकोनॉमी के अंदर टर्म्स बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों ने अब की बार का पेपर देखा भी होगा। अब यहाँ पे आरबीआई ने कुछ यहाँ पे फोरकास्टिंग करी है, यानी कि कुछ यहाँ पे अंदाज़ा लगाया है कि आने वाले टाइम पर कैसे कैसे हम लोग करेंगे। आने वाले टाइम पर यहाँ पर आरबीआई का एक फोकस ये है कि देखो, अगर इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई है वो अगर अभी भी ज़्यादा ही रहेगी, इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा, तो उसके बेसिस पर रेपो रेट को थोड़ा सा और बढ़ाया जा सकता है। ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। फिर आरबीआई ये भी बोलता है कि देखो, जो हमारा इन्फ्लेशन है वो एस्टिमेशन 2023 के अंदर 6.7% के आसपास रहने वाला है। यानी जो हमारा एक टारगेट होता है कि 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन रहना है, उसको यहाँ पे ये क्रॉस करा हुआ रहेगा। तो आने वाले टाइम पर पॉसिबिलिटी है कि इस रेपो रेट को और इंक्रीज़ किया जा सकता है। आई होप आपको एक एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर, लेकिन अगले आर्टिकल पर आने से पहले वीडियो पे जो लाइक का बटन उसको फटाफट दबा दो और जो हमारा टारगेट है उसको आपको अचीव करवाना है। साथ ही साथ आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जा सकते हो, दीपक यादव एजुकेशन टाइप करना और जाकर यहाँ पर आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। और कल मैंने काफ़ी सारी कोशिशें करी थी कि बहुत सारे लोगों के रिप्लाई करूँ और काफ़ी सारे लोगों के रिप्लाई दिए भी हैं, ठीक है। तो आप लोग भी अपनी क्वेरीज़ को पूछ सकते हो। जैसे ही मेरे पास टाइम मिलता है मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं सभी लोगों के क्वेश्चंस के रिप्लाई वहाँ पर कर सकूँ। तो आप लोग भी जाकर कनेक्ट कर सकते हो। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। इसके बाद नीचे एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। यह आर्टिकल जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि दुनिया भर में काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी हो गई थी इंडिया को लेकर। खासकर जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उन्होंने यहाँ पर इंडिया को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। किस चीज़ को लेकर, वो मैंने आपको बता रखा है कि बीजेपी के 2 लीडर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट में कुछ स्टेटमेंट दिया और वो बात इंटरनेशनल लेवल तक पहुँची और गल्फ़ कंट्रीज़ ने यहाँ पर काफ़ी हद तक यहाँ पर आप कह सकते हो क्रिटिसिज्म किया भारत का। लेकिन उसी बीच में यहाँ पर ईरान भी था, ईरान ने भी भारत का क्रिटिसिज्म किया था। लेकिन अभी आप लोग देख पाओगे वो कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म नहीं था, क्योंकि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं, जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो इंडिया आ चुके हैं और इंडिया में आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया जा रहा है। और साथ ही साथ इनके थ्रू एक स्टेटमेंट भी दिया गया कि भारत ने जो एक्शन लिया है, यानी कि जिन 2 व्यक्ति ने ये स्टेटमेंट दिया था उनको सस्पेंड कर दिया गया है पार्टी से, तो वो आप कह सकते हो स्टेप से ना ये सेटिस्फाई हैं, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट चीज़ें तो नहीं है इस आर्टिकल के अंदर, लेकिन मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। यहाँ पर जब ये आए तो ये जाकर मिले हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल साहब से। देन साथ ही साथ हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब से भी यहाँ पर इनकी मीटिंग होती है। और अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो ग्रोथ है हम लोग उसको प्रमोट कर सके, क्योंकि अभी हुआ क्या है कि ईरान और इंडिया के जो रिलेशंस है वो कहीं ना कहीं फीके पड़ गए हैं। एक टाइम पे दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन काफ़ी अच्छे हुआ करते थे, हमारे पीएम ने काफ़ी बार विजिट किया है, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, रिलेशंस थोड़े से फीके पड़ रहे हैं। उन्हीं रिलेशंस को हम लोग रिवाइव करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर मीटिंग के दौरान। लेकिन चलो मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार भारत और ईरान के रिलेशंस कैसे थे और अभी करंट टाइम पर आपको कैसे देखने को मिल रहे हैं, प्लस इसमें क्या क्या चैलेंजेस नज़र आते हैं। बस खाली आपको ये सारी बातें जो भी मैं बताने वाला हूँ वो नीचे लिखी हुई मिलेंगी। और मैं आपको बता दूँ कि जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है, मेरा पूरा फोकस रहता है मैं हर एक चीज़ को कवर करूँ। जैसे ये आर्टिकल हो गया, इसके अंदर अब आप लोग ऑब्वियसली क्या करते, जाकर इंडिया और ईरान के रिलेशंस को पढ़ते कोई सी भी स्टैटिक बुक से, वो मैं आप लोग के लिए यहाँ पर आपको ऐसे ही प्रोवाइड करवा दूंगा। प्लस ये जो भी बातें हैं वो सब आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगी। पीडीएफ के अंदर प्रोवाइड करवाने के बाद आप लोग टेलीग्राम से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है कि हमें ये वाला कंटेंट मिलता नहीं है। देखो ये कंटेंट आपको मिल जाएगा जैसे आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करोगे। एक ऐप को भी डाउनलोड कर लेना जिसका नाम है एडोब एक्रोबैट, ठीक है। अब उस ऐप में जब आप लोग इस पीडीएफ को ओपन करोगे तो आपको ये वाला सिंबल नज़र आएगा। जैसे इस पर टैप करोगे ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको दिखने चालू हो जाएंगी। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इंडिया ईरान के रिलेशंस के बारे में। तो देखो यहाँ पर 1947 से पहले अगर हम लोग बात करें, जब भारत पाकिस्तान ये सब पूरा का पूरा भारत ही हुआ करता था, तो उस समय पर हमारा जो बॉर्डर है वो ईरान के साथ में शेयर हुआ करता था। लेकिन देश की आज़ादी के बाद में 1947 के बाद में होता क्या है, ईरान और इंडिया दोनों मिलकर अपने रिलेशंस को एस्टेब्लिश करते हैं एग्जैक्टली 15 मार्च 1950 में। मैं कोशिश करूँगा कि आपको लगातार मैप के थ्रू भी कनेक्ट करता हुआ ले चलूँ ताकि आप लोग की मैपिंग भी तैयार हो जाए।
तो यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया हुआ, इधर पाकिस्तान हुआ और इसके पीछे ईरान आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर 1947 से पहले ये पूरा का पूरा यहाँ पर अखंड भारत देखने को मिलता था। अब यहाँ पर आप लोग कह सकते हो इधर की साइड से जो ये आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ईरान और इंडिया के बॉर्डर शेयर हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पे 1947 में जब ये डिवाइड हो गए दोनों, उसके बाद में आप कह सकते हो कि भारत ने अलग से ईरान के साथ में रिलेशंस को एस्टेब्लिश किया। 1950 से दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस बनने चालू हुए हैं। देन उसके बाद 1953 में क्या होता है, 1953 के अंदर ईरान जो है वो शाह मोहम्मद रिज़ा पहलवी के अंडर में देखने को मिलता है। कोल्ड वॉर पीरियड आपको वो देखने को मिलेगा। और उसके बाद जब वो शीत युद्ध का टाइम चल रहा था तो उस समय पर ईरान और इंडिया के जो रिलेशन है वो सफ़र कर रहे थे पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे थे रिलेशंस थोड़े से ख़राब हो गए थे। उस समय हम लोगों ने ये देखा कोल्ड वॉर के टाइम पर, तो भारत का जो झुकाव है वो कहीं ना कहीं यूएसएसआर की तरफ था, सोवियत यूनियन की तरफ था। बाद में कोल्ड वॉर के टाइम पर उसके बाद में क्या हुआ, यूएसएसआर टूट गया, आपको पता है 1991 में। उसके बाद इसमें से 15 देश निकल कर आए थे, ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब कोल्ड वॉर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है तो ईरान और इंडिया के रिलेशंस वापस से इम्प्रूव होना स्टार्ट होते हैं। दोनों कंट्रीज़ मिलकर कोऑपरेट करती हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान है उसके अगेंस्ट लड़ाई करेंगे। तो 1990s में आप लोग देख पाओगे दोनों कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया नदन अलायंस को, ताकि तालिबान को टैकल किया जाए, क्योंकि उस समय तालिबान का बहुत बड़ा आतंक हम लोग देखते थे अफ़गानिस्तान के अंदर में। दैन उसके बाद में ईरान जो है भारत के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर की तरह नज़र आने लगा, क्योंकि हम लोग ईरान के माध्यम से सेंट्रल एशिया, रशिया, इन सभी कंट्रीज़ से कनेक्ट हो पा रहे थे। क्यों? क्योंकि इन्हीं कंट्रीज़ के बीच में एक कॉरिडोर की चर्चा होती है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, या फिर आप जानते होंगे इसको INST से, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो ये क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। ये मैप आप लोग देख पा रहे होंगे, काफ़ी ब्लर सा मैप है, लेकिन कोई बात नहीं, समझने के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये INSTC कॉरिडोर क्या है, ये इंडिया को बेसिकली कनेक्ट करता है डायरेक्टली रशिया से। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा रूट है ये ईरान से होता हुआ गुजरता है। तो ईरान यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंट्री बन जाता है, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये जो रूट है ये इस प्रकार से जाता है और मॉस्को तक यहाँ पर ये कनेक्ट करता है, ठीक है ना। इसी को हम लोग नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। तो इसी वजह से ईरान जो है भारत के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंट्री रहा। फिर तो साल 2000 के आसपास कहानी ठीक ठाक चल ही रही होती है, लेकिन 2006 में फिर से यहाँ पर एक डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। 2006 में भारत को ईरान के अगेंस्ट में वोट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो ईरान है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ काम कर रहा होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ काम कर रहा होता है। तो यूएस का प्रेशर इंडिया पर भी आया कि हाँ बिल्कुल अब यहाँ पे ईरान से थोड़ा सा हटकर रहना पड़ेगा, और ऐसा किया भी गया। और ईरान इंडिया के रिलेशन यहीं से थोड़े से ख़राब होना चालू हो गए। और यूएस के प्रेशर में उसी समय पर भारत ने जो ऑयल इंपोर्ट भारत किया करता था ईरान से, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हम लोगों ने कटौती कर दी। हम लोग काफ़ी कम ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे। फिर उसके बाद में यहाँ पर हम देख पाते हैं तभी से इंडिया ईरान के रिलेशन के अंदर एक स्टॉप सा लगता हुआ नज़र आया। हालांकि यहाँ पर रिलेशन जो है वो फिर 2008 से वापस से स्टार्ट होने चालू होते हैं, जब ईरान के प्रेसिडेंट मोहम्मद अहमदज़ेन बनते हैं और ये इंडिया आते हैं। और इंडिया आने के साथ साथ यहाँ पर भारत भी इनके साथ में प्रॉमिस करता है कि हाँ भारत ईरान के साथ में खड़ा रहेगा, चाहे वो यूएस का प्रेशर फेस करे, चाहे कुछ फेस करे। लेकिन उसके बाद हमारे जो रिलेशन है वो धीरे धीरे डेवलप होना चालू होते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, हमारे जो पीएम हैं यानी पीएम मोदी, ये 2016 में ईरान को विज़िट करते हैं, और विज़िट के साथ साथ ईरान और इंडिया के बीच में कनेक्टिविटी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी पार्टनरशिप के ऊपर फोकस किया जाता है। देन उसके बाद में इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान तीनों ने मिलकर यहाँ पर एक ट्राइलेटरल ट्रेड ट्रीटी को साइन किया था कि हम लोग पोर्ट वगैरह को बनाएंगे। और इसी टाइम पर यानी 2016 के अंदर ही अप्रैल के महीने में जो इंडिया के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैं, यही पहुँचते हैं ईरान के अंदर में, और ईरान के साथ में यहाँ पर एक डील कर ली जाती है, और वो होती है गैस प्रोजेक्ट फरजाद बी गैस लाइन की, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो गैस फील्ड आपको देखने को मिलता है, इसको डिस्कवर किया गया था भारत के एक्सप्लोरर्स के थ्रू साल 2012 के अंदर में। तो हम लोगों ने यहाँ पर ईरान को एक सपोर्ट देने के बारे में चर्चा की। देन उसके बाद में इंडिया ने क्या किया, लगातार इन्वेस्टमेंट किया ईरान के अंदर में, चाहे वो ऑयल और गैस, पेट्रोकेमिकल या फर्टिलाइज़र प्रोजेक्ट्स हों, इन सभी चीज़ों के अंदर में। और उसी टाइम पर हम लोग देख पाते हैं कि जब पीएम मोदी विजिट करते हैं ईरान में, तो वहाँ पर एक और एग्रीमेंट होता है, वो है चाबहार पोर्ट का एग्रीमेंट। तो आज के टाइम पर जो ईरान में आपको चाबहार पोर्ट देखने को मिलता है, वो भारत ने यहाँ पर डेवलप किया है।
मैं आपको चाबार पोर्ट की लोकेशन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा महान भारत का मैप, और इधर आपको ईरान के नीचे ये वाला आपको रीजन देखने को मिल जाएगा, ये है चाबार पोर्ट। और इसी चाबार पोर्ट से हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं ऊपर सेंट्रल एशियन कंट्री से, क्योंकि अगर ऊपर सेंट्रल एशियन कंट्री जैसे तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, इन कंट्रीज़ के अंदर हमें पहुँचना है तो हम यहाँ से तो जा नहीं पाते हैं क्योंकि इधर पाकिस्तान है। और यहाँ से क्या होगा, तो इसी चक्कर में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर चाबार पोर्ट को डेवलप करे थे ताकि हम लोग यहाँ से कनेक्टिविटी को बना सकें ऊपर कंट्रीज़ में, या अफ़गानिस्तान तक जाएं और अफ़गानिस्तान से ऊपर सेंट्रल एशियन कंट्री से कनेक्ट हो पाएँ। तो इसी वजह से ईरान भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अगेन यहाँ तक भी सब कुछ ठीक चल रहा था, काफ़ी सारे डील हो गई थी, एनर्जी के अंदर कोऑपरेशन कर रहे थे, काफ़ी सारी चीज़ों में यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ मिलकर कोऑपरेट कर रही थी। कनेक्टिविटी के मामले में काम चल रहा था, INST कॉरिडोर के ऊपर काम चल रहा था, चाबार प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा था, ये सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन यहाँ पर फिर उसके बाद में अगेन बहुत सारे चैलेंजेस निकल कर आते हैं। चैलेंजेस यहाँ पर ये निकल कर आते हैं कि फिर से क्या होता है, अमेरिका की साइड से काफ़ी बड़ा दबाव डाला जाता है दुनिया भर के अंदर कि ईरान के साथ में कोई ट्रेड नहीं करेगा, कोई व्यापार नहीं करेगा। और इसी चक्कर में भारत ने भी व्यापार को कट डाउन किया और आज के टाइम पर रिलेशन काफ़ी ज़्यादा बेकार हैं इंडिया और ईरान के। एक टाइम पर भारत बहुत सारा जो कच्चा तेल है वो ईरान से परचेज़ किया करता था, बट अभी के टाइम पर हम लोग यहाँ पर कोई भी ऐसा ट्रेड वगैरह नहीं कर पाते हैं, प्लस चाबार पोर्ट का भी प्रॉपर यूज़ हमारा नहीं हो पा रहा है। और दूसरा कंसर्न यह है कि ईरान का जो झुकाव है वो चाइना की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, और चाइना हमारी एक एनिमी कंट्री देखने को मिल जाती है, क्योंकि चाइना का एक प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, आपको पता होगा इसके बारे में। और भारत इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल अगेंस्ट में है और ईरान जो है इस प्रोजेक्ट का मेंबर बना। इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा ईरान के साथ में रिलेशन में एक प्रॉब्लम ये निकल कर आती है। दूसरी प्रॉब्लम ये निकल कर आती है, यूएस ने सैंक्शन लगा दिए ईरान के ऊपर, और सैंक्शन लगाने के बाद में सभी कंट्री से मना कर दिया कि कोई भी यहाँ पर इसके साथ में व्यापार वगैरह नहीं करेगा। तो ये भी यहाँ पर एक इशू क्रिएट होता है दोनों के रिलेशन के बीच में। और एक और इशू आता है दोनों के रिलेशन के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, आपको ध्यान से इसके बारे में सुनना है। देखो यहाँ पर क्या है कि कश्मीर के इशू पर यहाँ पे जो ईरान है उसका सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान की साइड में चला जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ट्रस्ट वर्दीनेस के भी अंदर हम लोग देख पाते हैं एक इशू ये निकल कर आता है इंडिया और ईरान के रिलेशन के बीच में। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस को समझ लिया है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। देन उसके बाद आज का आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, वो थंबनेल इस आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है कि भारत ने यहाँ पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, कतर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उस रिकॉर्ड के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। चलो एक एक करके हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। देखो, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसको हम लोग NHAI के नाम से जानते हैं, तो ये अभी गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर इन्होंने यहाँ पर एक मुकाम हासिल कर लिया है। हुआ क्या, लगभग हम लोगों ने 105 घंटे के अंदर अंदर 75 किलोमीटर का एक हाईवे बना दिया है। ठीक है, इससे पहले यहाँ पर ये कतर का रिकॉर्ड हुआ करता था। कतर ने 2019 के अंदर 10 दिनों के अंदर 25.275 किलोमीटर का रोड बनाया था। तो कतर का एक रिकॉर्ड था, वर्ल्ड रिकॉर्ड, इसको हम लोगों ने तोड़ दिया है। तो आप कह सकते हो 105 घंटे या फिर 5 दिन के अंदर अंदर 75 किलोमीटर 75 किलोमीटर्स का हाईवे बनाया गया। और ये जो हाईवे है ये आपको देखने को मिल जाएगा अमरावती से लेकर अकोला डिस्ट्रिक्ट के बीच में, यहाँ पर इस हाईवे को क्रिएट किया गया है। ठीक है, इसके अंदर बताया गया 720 वर्कर्स थे जिन्होंने यहाँ पर लगातार काम किया है, दिन और रात काम चला है। और इसी के बेसिस पर हमारे नितिन गडकरी जी भी काफ़ी हद तक खुश थे। कल इन्होंने बोला कि मैं आज खुश हूँ कि हम लोगों ने यहाँ पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है। आई होप आप लोगों को आर्टिकल क्लियर हो चुका है। बस खाली इतनी सी इन्फॉर्मेशन है, इसी के बेसिस पर थंबनेल है हमारा। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बॉडी की चर्चा हो रही है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, NHAI। तो ये क्या है, इसके बारे में 2-4 बातें जान लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट बॉडीज़ को लेकर क्वेश्चन बन जाते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस बॉडी को सेटअप किया गया था अंडर द NHAI एक्ट 1988। तो 1988 में हम लोग इस बॉडी को लेकर आए और डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा अभी के टाइम पर ही जो अभी हमारा पेपर हुआ है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले थे। देन उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसका मेजर काम क्या है, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमारे नेशनल हाईवेज़ हैं या छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, मेंटेनेंस और मैनेजमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम लोग यहाँ पर बेसिकली आप कह सकते हो डेवलप करने का काम करते हैं। ठीक है, यानी जो हमारे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हैं उनको डेवलपमेंट, उनका मेंटेनेंस, उनका मैनेजमेंट, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर एक मेजर फोकस करते हैं हाईवे के ऊपर। और सबसे ज़्यादा मतलब इसका नाम से पता चलता है कि हाँ, बड़े बड़े जो हाईवेज़ हैं हमारे, उसको अपग्रेड करना, उसको रिहैबिलिट करना, उसको चौड़ा करना, ये सारा काम हमारे NHAI का होता है। 2019-20 के अंदर NHAI ने अपने आप में एक काफ़ी हद तक अचीवमेंट पाया था।
2019-20 के अंदर NHAI ने लगभग 4000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे क्रिएट किया था। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हो काफ़ी हद तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी की काफ़ी मतलब तारीफ हुई थी। देन उसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी फोकस कर रखा है किसके ऊपर, भारतमाला परियोजना के ऊपर। भारतमाला परियोजना जो फेज़ 1 है, यहाँ पर हम लोग काफ़ी बड़ा नेशनल हाईवे डेवलप कर रहे हैं, यानी कि पूरे देश को एक हाईवे से कनेक्ट करने के ऊपर फोकस किया जा रहा है, जिसको हम लोग भारतमाला परियोजना का नाम देते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये भारतमाला परियोजना देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को इधर हमारे वेस्टर्न स्टेट से पूरी तरह से कनेक्ट करता है। ये रोड के माध्यम से कनेक्ट करने के बारे में चर्चा की जाती है। देन उसके बाद यहाँ पर ऊपर एक और आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये वाला। यहाँ पे क्या है कि इंडिया ने अपोज कर दिया है एनवायरमेंटल इंडेक्स रैंकिंग को। तो अभी एनवायरमेंटल इंडेक्स रैंकिंग 2022 आई है, इसको भारत ने अपोज किया। क्यों? क्योंकि भारत की रैंक काफ़ी हद तक डाउन कर दी है, लगभग 180th रैंक आपको इंडिया की यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और भारत का कहना यहाँ पर यह है कि देखो बिल्कुल इंडिया ने जो काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर काम किया है, जैसे कि हमने अपने एमिशन को कम करने के ऊपर फोकस किया है, उसके बारे में इन्होंने बिल्कुल भी चर्चा नहीं की है। इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि भारत के अंदर जो एयर क्वालिटी है, जो ग्रीन हाउस गैस है, ये एमिशन ज़्यादा हो रहा है, एयर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इसकी वजह से इंडिया की रैंक 180 रखी है। तो यहाँ पर भारत ने इस पूरे के पूरे इंडेक्स को अभी अपोज किया, इसके अगेंस्ट में यहाँ पर बोला है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, इस इंडेक्स के बारे में अच्छे से जान लो, क्योंकि आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं, ये इंडेक्स क्या बोलता है, कैसे वर्क करता है और किसने टॉप किया है। तो अभी यहाँ पर यह इंडेक्स आ चुका है जिसमें भारत की रैंक 180 है। देन उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि जो ये एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स आपको देखने को मिलेगा, ये एक इंटरनेशनल रैंकिंग सिस्टम है। दुनिया भर की कंट्रीज़ को यहाँ पर लाकर इस पूरे इंडेक्स को तैयार किया जाता है, और यहाँ पे हम लोग 2022 से ही इसको लगातार लेकर आते हैं, और इसको तैयार किया जाता है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स को तैयार करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कोलैबोरेशन करता है येल सेंटर के साथ में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ में, उसके बाद जाकर यहाँ पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। अब इस इंडेक्स के अंदर मेंशन किया गया कि देखो एनवायरमेंटल हेल्थ को लेकर ये चर्चा करता है। यहाँ पर 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान रखा जाता है, एनवायरमेंटल हेल्थ, इकोसिस्टम वाइटलिटी और क्लाइमेट चेंज। अगर ये तीनों चीज़ें किसी भी कंट्री के अंदर बिल्कुल सही चल रही हैं, इसको लेकर सरकार काम कर रही है, तो ऑब्वियस ही बात है उस कंट्री की रैंकिंग ऊपर दिखाई जाएगी। और जिस कंट्री के अंदर इन तीनों के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है, तो उस कंट्री की रैंकिंग नीचे दिखाई जाती है। अब बात करें तो इस पूरे इंडेक्स का मेजर फोकस है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, कि लगातार जो गर्मी बढ़ रही है उसको हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं, और इसी के बेसिस पर 0 से लेकर 100 के बीच में कंट्रीज़ की रैंकिंग दी जाती है, और इसी के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि हाँ इन कंट्रीज़ की रैंकिंग कैसी है। और इनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर बात करें, जो साल 2022 की रैंकिंग है, इसके अंदर जो डेनमार्क है, डेनमार्क ने यहाँ पर टॉप किया है। आप लोग इसके बारे में ध्यान रखना, डेनमार्क की एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है। बताया गया कि यहाँ पे काफ़ी सारे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए। डेनमार्क के बाद में जो सेकंड प्लेस यहाँ पर होल्ड करी है वो है यूके, और थर्ड प्लेस पर है फिनलैंड। ये आप लोग ध्यान रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जामिनेशन में तो डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। देन उसके बाद यहाँ पर भारत के पड़ोसी देशों के बारे में अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो आपको यहाँ पर ये वाला पिक्चर देखना पड़ेगा। इसके अंदर यहाँ पर हमने समझ लिया है कि इंडिया की रैंक 180 दी है, और उसके बाद जब आप लोग बाकी कंट्रीज़ की रैंक देखोगे, अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश, उसकी 81 है, श्रीलंका की 132 है, चाइना की 160 है, नेपाल की 162 है, पाकिस्तान की 176 और बांग्लादेश की 177। ये रैंकिंग आपको देखने को मिल जाती हैं। आगे आते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉप की 5 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। तो टॉप की 5 की कंट्री के अंदर सबसे पहले डेनमार्क है, देन यूके है, देन फिनलैंड है, देन माल्टा है, देन स्वीडन है। ये यहाँ पे आपको टॉप 5 कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी। ये वनडे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, और क्या है हमारे पास यहाँ पर एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। अभी हम लोगों ने इंडिया और ईरान के रिलेशंस को कवर किया था, अब यहाँ पे हम लोग इंडिया और वियतनाम के रिलेशंस को कवर करेंगे, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चर्चा में आपको ये देखने को मिलेगा। हुआ क्या है, इंडिया और वियतनाम ने मिलकर अब एक म्यूचुअल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट को साइन कर लिया है, जहाँ पे क्या होगा कि इनके जो मिलिट्री एक्सेस है, जो इनके बेसिस होंगे, उन बेसिस का मिलिट्री एक्सेस, जैसे कि वियतनाम के अलग अलग बेसिस होंगे, उनका एक्सेस भारत को मिलेगा, और भारत का जो बेसिस होंगे उनका एक्सेस यहाँ पर वियतनाम को मिलेगा। और इस प्रकार का जो एग्रीमेंट है वो हम ऑलरेडी बहुत सारे देशों के साथ में साइन कर चुके हैं।
आपने देखा होगा अमेरिका के साथ में इस प्रकार का लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन कर रखा है हम लोगों ने। उसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर क्वाड की कंट्रीज़ यानी चारों देशों के साथ में साइन कर रखा है। देन उसके बाद फ्रांस, सिंगापुर, साउथ कोरिया के साथ में भी साइन कर रखा है। तो वही अब हम लोग वियतनाम के साथ कर रहे हैं। वियतनाम के साथ में भी यहाँ पर एक काम किया गया जिससे दोनों की कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन बढ़ेगा। अभी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, वो अभी वियतनाम की ही विजिट पर आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर ने वियतनाम के अंदर एक जॉइंट विजन स्टेटमेंट ऑन इंडिया वियतनाम डिफेंस पार्टनरशिप टुवर्ड्स 2030 को साइन कर लिया है। यानी कि 2030 तक दोनों कंट्रीज़ आपस में डिफेंस कोऑपरेशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगी। देन उसके साथ साथ भारत यहाँ पर अभी क्या कर रहा है, वियतनाम को कुछ गार्ड शिप्स प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक चीज़ के ऊपर और फोकस किया जाएगा, वो यहाँ पर यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल। आपको पता होगा ऑलरेडी यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम हम लोगों से यहाँ पर परचेज़ कर चुका है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लेकर भी चर्चा करने वाले हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया, दोनों मिनिस्टर ने अग्री किया कि हम लोग यहाँ पर $500 मिलियन का जो लाइन ऑफ क्रेडिट है, यहाँ पर कुछ पैसा हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। और इसके बेसिस पर यहाँ पर आप कह सकते हो वियतनाम को जहाज़ दिया गया है, यानी कुछ पैसा हमने प्रोवाइड करवाया जिसके बेसिस पर वियतनाम ने कुछ गार्डशिप बनवाए हैं इंडियन कंपनीज़ के माध्यम से। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर भारत ने इन गार्डशिप्स को प्रोवाइड करवाया है वियतनाम को। तो आप लोग देख पाओगे जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। अब दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक कॉमन चीज़ क्या देखने को मिलती है कि इंडिया और वियतनाम दोनों के दोनों यहाँ पर चाइना को अपोज करते हैं। आपको पता होगा भारत और वियतनाम के बीच में 1962 के अंदर वॉर हुआ था, और उसका 1979 के अंदर वियतनाम और चाइना के बीच में फिर से वॉर हुआ था। सॉरी, भारत और वियतनाम बोल दिया मैंने, भारत और चाइना के बीच में। तो इंडिया चाइना के बीच में एक वॉर हुआ था, और सेम यहाँ पर वियतनाम और चाइना के बीच में वॉर हुआ था। तो आप कह सकते हो दोनों कंट्रीज़ यहाँ पर चाइना को प्रॉपरली अपोज करती हुई नज़र आती हैं। अब इन रिलेशंस को मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड करके बताता हूँ ताकि आप लोगों को कहीं पर जाने की आवश्यकता ना पड़े, आप यहीं से इन चीज़ों को कवर कर सको। तो दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होते हैं 1972 से। फिर भारत ने यहाँ पर आप कह सकते हो बहुत पहले ही, वैसे तो 1956 में ही अपना एक जो कंसुल जनरल ऑफिस है वो यहाँ पर ओपन कर दिया था वियतनाम की कैपिटल हनोई के अंदर, ध्यान रखना। देन उसके बाद भारत का मेजर फोकस यह है कि जो हम लोग लुक ईस्ट पॉलिसी चलाते हैं। नाउ जब आप लोग लोकेशन देखते हो वियतनाम की तो आपको यहाँ पर ही वियतनाम देखने को मिलेगा, इसके ऊपर कंबोडिया, थाईलैंड, उसके बाद यहाँ पर आपको इंडिया देखने को मिल जाता है, ऊपर की साइड में आप जाओगे म्यांमार के बाद में। ठीक है ना, यहाँ पे आपको चाइना देखने को मिलेगा। वियतनाम की कैपिटल यहाँ पर यह हनोई है। भारत इन कंट्रीज़ के साथ में अपने रिलेशंस को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करने के ऊपर पूरी तरह से फोकस करता है, और इसी में यहाँ पर वियतनाम के साथ में भी हम लोग फोकस करते हैं। इसी को हम लोग लुक एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नाम से जानते हैं। अब एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन के मामले में बात करें तो दोनों कंट्रीज़ यहाँ पर बहुत पहले से फोकस करती हैं काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर। देखो इंडो पैसिफिक जो ओशन है, इंडो पैसिफिक ओशन के ऊपर दोनों कंट्री का एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कॉपरेशन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर चाइना की जो इलीगल एक्टिविटीज़ है उनको रोकने के लिए दोनों कंट्रीज़ काम करती हैं। इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में ऑलरेडी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन हो चुका है, तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। इस वजह से भी वियतनाम काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इनफैक्ट आज के टाइम पर देखो अभी तक का जो ये ट्रेड का जो एक तरीके से डेटा है बहुत पुराना है। मैं आपको बताता हूँ करंट टाइम पर, जैसे आज की तारीख में इंडिया और वियतनाम के बीच में जो व्यापार चलता है वो $14 बिलियन का है। और आप लोग यहाँ पर इसको इमेजिन कर सकते हो कि भारत और रशिया के बीच में जो व्यापार है उससे भी यहाँ पर ये ज़्यादा देखने को मिल जाता है, भारत और वियतनाम के बीच का व्यापार। ठीक है ना, ये क्लियर हुआ। देन उसके बाद में ट्रेड रिलेशंस मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिए हैं कि आज के टाइम पर हम लोगों का जो ट्रेड है वो $14 बिलियन तक का पहुंच चुका है। डिफेंस कोऑपरेशन में बात करते हैं तो वियतनाम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, अपनी दिलचस्पी दिखाता है भारत के बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स के अंदर, जैसे कि भारत का यहाँ पर आकाश सरफेस टू एयर सिस्टम हो गया, ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हो गया, ब्रह्मोस मिसाइल हो गई। तो यहाँ पर इन चीज़ों के अंदर वियतनाम का एक इंटरेस्ट देखने को मिलता है। तो आगे के लिए भी हम लोग वियतनाम को एक इंपॉर्टेंट कंट्री की तरह लेकर चल सकते हैं, जहाँ पे हम लोग अपने काफ़ी सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स को बेच सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ मैंने आपको बता दिया कॉमन क्या देखने को मिलेगा कि ये दोनों कंट्रीज़ क्या करती हैं, आज के टाइम पर चाइना को अपोज करती हैं। उसके बाद में यहाँ पर और क्या मेंशन किया गया, देखो कोविड-19 के टाइम पर वियतनाम की काफ़ी हद तक हम लोगों ने मदद करी थी। देन साथ ही साथ यहाँ पर इंडिया और वियतनाम के बीच में एक एक्सरसाइज, एक अभ्यास होता है, ध्यान रखना दोनों कंट्रीज़ के नेवी के बीच में पासेक्स नाम का एक अभ्यास होता है। ये भी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रख सकते हो, इम्पॉर्टेंट है।
क्लियर हुआ। फिर उसके बाद में दोनों कंट्रीज़ मिलकर कोऑपरेट करती हैं काफ़ी सारी जगह पर। सबसे पहली चीज़ हम लोग बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 2021 में आपको पता होगा भारत जो है यहाँ पर एक नॉन परमानेंट मेंबर की तरह सर्व कर रहा था, और उसी दौरान यहाँ पर इंडिया और वियतनाम दोनों के दोनों यहाँ पर नॉन परमानेंट मेंबर्स की तरह सर्व कर रहे थे। उसके साथ साथ बहुत सारे अलग अलग फोरम, बहुत सारी अलग अलग बॉडीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट एशिया समिट हो गया, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन हो गया, एशिया यूरोप मीटिंग हो गया। तो इन सभी मीटिंग्स के अंदर, इन सभी फोरम्स के अंदर इंडिया और वियतनाम दोनों आपस में बहुत अच्छी तरीके से कोऑपरेट करते हैं। आगे आते हैं हम लोग अगले आर्टिकल पर। देन उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ तो है नहीं, लेकिन मैं आप लोग को एज इट इज़ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखो आपको क्या देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत सारी हैं, और गवर्नमेंट स्कीम्स को लेकर आपका जीएस पेपर 2 के अंदर एक टॉपिक है वेलफेयर स्कीम्स गवर्नमेंट स्कीम का। तो आप लोग यहाँ पर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो सारी स्कीम्स है उसको पढ़ लिया करो, क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर जो स्कीम है जिसके बारे में चर्चा की जा रही है वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में, PMGKAY। बताया गया कि सरकार की जो ये वाली स्कीम है ये काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी कारगर साबित हुई। कोविड-19 के टाइम पर आप कह सकते हो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर गरीबी बढ़ रही थी, इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा था, लोगों के पास में खाना नहीं आ पा रहा था, लॉकडाउन्स पूरी तरह से लगे हुए थे। अब लोगों के पास में जब खाना नहीं आ पा रहा था तो सरकार ने इसी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम को लॉन्च किया। इसके बेसिस पर लोगों को फ्री में राशन देने के बारे में चर्चा की गई थी, ताकि लोग यहाँ पर कुछ अच्छा सा पौष्टिक सा यहाँ पर खाना खा सकें। तो अभी तक यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, सॉरी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो स्कीम है इसको अभी के लिए बढ़ा दिया गया है। वैसे तो लगभग आप कह सकते हो कि ये सितंबर तक काम करने वाली है। ठीक है ना, कब तक? सितंबर तक यहाँ पर आप कह सकते हो ये फ्री में ये कुछ फूड वगैरह प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर ऊपर गरीब कल्याण योजना के बारे में चर्चा की जा रही है, मैं आपको गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में भी साथ ही साथ बता रहा हूँ। तो जब हम लोग यहाँ पर इस योजना के बारे में चर्चा करते हैं तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात बहुत जो ज़रूरी है वो ध्यान रखना, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर यहाँ पर आपको ये स्कीम चलती हुई नज़र आएगी, वो एक नोडल मिनिस्ट्री देखने को मिलती है। उसके बाद इस स्कीम को हम लोगों ने लॉन्च किया था अप्रैल मई जून के महीने में साल 2020 में, जब कोरोना काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुका था, लॉकडाउन लगना शुरू हो रहा था और लंबे लंबे लॉकडाउन्स लग रहे थे, आपको याद होगा वो समय। और फिर उसके बाद उस स्कीम को बढ़ाकर नवंबर 2020 तक कर दिया गया, फिर 2021 में एक्सटेंड करते रहे, 2021 तक पूरे टाइम चला रहा, फिर 2022 तक एक्सटेंड किया गया। अब सितंबर तक यहाँ पर ये स्कीम चलने वाली है। यहाँ पर इसके अंदर जो कुछ फूड है वो मतलब फ्री में प्रोवाइड करवाया जाएगा। लगभग यहाँ पर जैसे कि आपको राशन मिल रहा है वो तो ठीक है, उसके अलावा 5 किलोग्राम जो यहाँ पर वीट और राइस है वो यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। हालांकि डिफरेंस ये है कि जब इस स्कीम को लाया गया था तो उसमें कुछ पल्सेस वगैरह दी जा रही थी, चना वगैरह दिया जा रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर उस चीज़ को एक तरीके से थोड़ा सा कम कर दिया है। पहले यहाँ पर 1 किलो दाल भी दी जा रही थी पर मंथ, लेकिन वो अभी के टाइम पर नहीं दी जा रही है, वो सिर्फ कोरोना के टाइम पर दी जा रही थी, ताकि लोगों के अंदर प्रोटीन की पूर्ति हम लोग कर सकें और फिलहाल यहाँ पर जो यहाँ पर खाने का शॉर्टेज था वो पूरा हो सके। क्लियर हो गया? तो आई होप आप लोगों ने इसको काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। देन उसके बाद वर्ल्ड सेक्शन पर आते हैं, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला आर्टिकल ये देखने को मिलेगा क्या है कि अभी क्या है कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर चला, इस रशिया यूक्रेन के वॉर के दौरान क्या हुआ, जो वीट है प्लस सनफ्लावर ऑयल है, इनका बहुत बड़ा शॉर्टेज हो चुका है ग्लोबल मार्केट के अंदर, क्योंकि रशिया यूक्रेन अपने आप में गेहूं के सबसे बड़े प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर की तरह देखे जाते थे। जब ये वॉर हुआ दोनों कंट्रीज़ के बीच में, तभी से इनके थ्रू जो ये व्यापार हो रहा था ग्लोबल मार्केट के अंदर, यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ को ये गेहूँ बेचा करते थे, उस चीज़ के ऊपर रोक लग गई और इसमें यहाँ पर काफ़ी हद तक सफ़र किया टर्की ने भी। तो अभी यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, रशिया और टर्की दोनों ने वेडनेसडे में यहाँ पर बोला है कि बिल्कुल हम लोग यहाँ पर सपोर्ट करेंगे एक कॉरिडोर को, यानी यूक्रेन से हम लोग कोशिश करेंगे कि जो गेहूँ है वो यहाँ पर मार्केट के अंदर उतारा जाए, क्योंकि अभी गेहूं मार्केट के अंदर नहीं आ पा रहा है इन दोनों देशों से। इस वजह से मार्केट के अंदर काफ़ी हलचल मची हुई है। बहुत सारे कंट्री में गेहूं के प्राइसेस बढ़ चुके हैं और गेहूं से कितने सारे प्रोडक्ट्स और भी बनते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर रशिया और तुर्की का मेजर फोकस यहाँ पर यह रहने वाला है कि यूक्रेन से हम लोग इस गेहूं को बाहर निकालें।
ठीक है ना। अब यूक्रेन से गेहूँ कैसे बाहर निकाला जाएगा, तो बेसिकली ब्लैक सी के अंदर एक कॉरिडोर को बनाने के बारे में चर्चा की जा रही है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूँ मैप के माध्यम से। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये ब्लैक सी का एग्जैक्टली आपको पिक्चर देखने को मिलेगा। ब्लैक सी के आसपास ये सारी कंट्रीज़ हैं, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, उसके बाद बुल्गारिया, रोमानिया, देन उसके बाद मोल्दोवा। अब होता क्या यहाँ पर कि ये जो जहाज़ यहीं से निकल लें, यहाँ से निकल कर जहाज़ जो है एक तरीके से वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये गेहूँ को पहुँचाएगा। लेकिन अभी व्यापार के ऊपर पूरी तरह से रोक लगी पड़ी क्योंकि रशिया जो है लगातार यूक्रेन पर अटैक कर रहा है। तो बोला ये जा रहा है कि रशिया पे जो यूक्रेन पे जो यहाँ पे पोर्ट देखने को मिलेगा, ये जो ओडेसा पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ से क्या किया जाएगा, अपने जो एक तरीके से टर्की है वो एक तरीके से कॉरिडोर बना देगा इस प्रकार से यहाँ पे। और इसके बाद इस वाले रीजन में कोई भी खतरा नहीं होगा, कोई भी अटैक नहीं होगा। तो यहाँ से जो जहाज़ है वो निकल सकते हैं और सेफली, और उसके बाद जाकर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये गेहूँ पहुँचा सकते हैं। लेकिन यहीं पर रशिया की एक डिमांड भी है। रशिया की डिमांड यहाँ पर यह है, मॉस्को चाहता है कि उसके ऊपर से सैंक्शंस हटाए जाएं। आज के टाइम पर सैंक्शंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं और यहाँ पर रशिया पहले भी एक अपॉर्चुनिटी दे चुका था अमेरिका को कि भाई हम लोग इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये वीट वगैरह प्रोवाइड करवा देंगे, हमारे ऊपर से सैंक्शन थोड़े से कम कर दो, नहीं हटा रहे सारे मत हटाओ, अभी के लिए थोड़े से कम कर दो। लेकिन यहाँ पर जो बाइडन ने यह बात भी सुनी नहीं थी, जो कि मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कोई अच्छा स्टेप नहीं था फिलहाल तो वो, जब आप लोग यहाँ पर देखोगे कि इस प्रकार से क्राइसिस हो रहे हैं। तो टर्की बोलता है कि हाँ बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि हाँ बिल्कुल यहाँ पर आपके ऊपर से सैंक्शंस को हटाया जाए। तो आप लोग टर्की और रशिया की जो दोस्ती है उसको देख सकते हो। टर्की रशिया अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्टनर्स देखने को मिल जाते हैं। हालांकि टर्की एक नाटो का मेंबर है ना, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख पाओगे रशिया के साथ में कोऑपरेशन करके रखता है। और S-400 सिस्टम जो है वो भी यहाँ पे टर्की ने अभी परचेज़ कर रखा है। भारत अभी परचेज़ कर रहा है, लेकिन टर्की के पास ऑलरेडी आपको देखने को मिल जाएगा। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। ये क्या बात करता है, ये बात करता है विलिंग टू वर्क विद इंडिया टू हेल्प श्रीलंका सेज चाइना। यानी कि चाइना ने देखा कि भारत तो बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है श्रीलंका की, क्योंकि श्रीलंका के हालात इतने ख़राब है कि मदद की ज़रूरत पड़ गई है बहुत ज़्यादा। अब उस दौरान यहाँ पर चाइना ये चीज़ें देखता है और चाइना बोलता है कि हमने इन चीज़ों को नोटिस किया है और हम लोग देख पाते हैं कि भारत का एक बहुत बड़ा सपोर्ट गया है श्रीलंका में। तो हम लोग चाहते हैं कि इंडिया के साथ मिलकर हम श्रीलंका को सपोर्ट करें इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये बेसिकली यहाँ पर चाइना की तरफ से एक स्टेटमेंट निकल कर आया है। हालांकि हम नहीं चाहेंगे उनके साथ ये काम करना। और यहाँ पे बोला गया कि देखो चाइना ऑलरेडी बहुत सारा लगभग $73 मिलियन का सपोर्ट दे चुका है। लेकिन चाइना के ऑफिशियल्स ने यहाँ पर बोला कि इंडिया का भी जो सपोर्ट है वो लगभग $3.5 बिलियन का सपोर्ट हो चुका है। हम लोगों ने करेंसी स्वैप हो गया, लोन डेफरमेंट हो गया, क्रेडिट लाइन हो गया, इन सब चीज़ों के माध्यम से ये सारा पैसा जो है हम लोगों ने श्रीलंका के अंदर पहुँचा दिया है। और इसी के माध्यम से यहाँ पर क्या है, चाइना चाहता है कि भारत के साथ मिलकर श्रीलंका की सिचुएशन थोड़ा सा सही कर सके। हालांकि यहाँ पर जो सिचुएशन श्रीलंका की हुई है वो भी आपको यहाँ पर चाइना की वजह से ही देखने को मिल जाएगी, इतना सारा पैसा प्रोवाइड करवाने के बाद में। और वहाँ पे क्या कर रहा है अब उन कंट्रीज़ का, यानी कि श्रीलंका की कंट्री का जो कोलंबो पोर्ट है, प्लस यहाँ पर और भी बहुत सारे यहाँ पर एरियाज़ हैं, उनको यहाँ पर अपने हिरासत में लेने की कोशिश कर रहा है। तो क्लियर हुआ। तो बस खाली एक छोटा सा स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट वाइज आर्टिकल कुछ ज़्यादा खास होते नहीं है, तो आप लोग इनको स्किप भी कर सकते हो। बाकी उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर, आप देख पाओगे पूरा पेपर बिल्कुल क्लीन है। इसको आप लोग नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मतलब पढ़ तो सकते हो, पढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद पेज नंबर 16 पर आएंगे, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। हालांकि एक आर्टिकल यह है, यहाँ पर देखो क्या मेंशन किया जा रहा है। मैंने आपके साथ में अभी बिल्कुल वीडियो की स्टार्टिंग में पहला आर्टिकल डिस्कस किया कि जो रेपो रेट है वो यहाँ पर आरबीआई ने इंक्रीज़ कर दिया है। अब रेपो रेट आरबीआई ने बढ़ाया ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। और क्या है, अब लोन वगैरह जो है वो महंगे हो जाएंगे, EMI महंगी हो जाएगी। तो उसी चीज़ को टैकल करने के लिए आरबीआई ने क्या किया है, जो कोऑपरेटिव बैंक्स है, कोऑपरेटिव बैंक्स की पहले एक लिमिट हुआ करती थी, एक लिमिट तक ये लोन दिया करते थे, हाउसिंग लोन। लेकिन उस लिमिट को हटा दिया गया है, उस लिमिट को बेसिकली बढ़ा दिया गया है कि आप यहाँ पे अब ज़्यादा लोन दे पाओगे। ठीक है, तो बस खाली इतना सा यहाँ पर डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। चलो अब डायरेक्टली चलते हैं अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। तो आज हमारे पास 3 एडिटोरियल डिस्कस करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको डिस्कस करने से पहले आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर फटाफट डेली मेंस का क्वेश्चन, कि मेंस का क्वेश्चन क्या है आज का, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो यहाँ पर ये बोलता है, व्हाट आर IT रूल्स 2021।
व्हाट आर द कंसर्न बीइंग रेज्ड अगेंस्ट द आईटी रूल्स। ठीक है, तो काफ़ी चर्चा में थे, हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया। लगातार मैंने 3 दिन आपके साथ में आईटी रूल्स के बारे में चर्चा की है, क्योंकि अभी नई ग्रीवांस अपीलेट कमेटी को बनाया जा रहा है। इसको लेकर मैंने करंट अफेयर के वीडियो में चर्चा की थी, याद होगा आपको। तो बोला गया है कि आप लोग समझाओ ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल जो नए वाले हैं वो क्या हैं, प्लस उसके बाद यहाँ पर इन रूल्स को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या कंसर्न्स देखने को मिलते हैं। आंसर लिखना अच्छा सा, फिर आंसर लिखने के बाद में टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको वहाँ पर एक मेंस आंसर राइटिंग वाला चैनल भी मिलेगा, उसको जाके ज्वाइन करना, वहाँ पे जाके अपने आंसर्स को सबमिट करना। सभी लोग वहाँ पर डेली बेसिस पर आंसर्स लिख रहे हैं। चलो फिर ये यहाँ पे आता है हमारा एडिटोरियल। इस एडिटोरियल को लिखा गया है श्रीधर कृष्ण स्वामी जी के थ्रू। इनके बारे में पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नीचे दी गई है। एक फॉर्मर सिनेरियो जर्नलिस्ट ये रह चुके हैं वॉशिंगटन के अंदर में। चलो अब इन्होंने क्या कवर किया, इन्होंने कवर किया इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के बारे में। इन्होंने बोला इंडो पैसिफिक से डील करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि इंडो पैसिफिक वाले एरिया के अंदर विवाद बहुत ज़्यादा है। वो विवाद क्या है, हम लोग एक एक करके इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर आपको समझना होगा, देखो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बहुत आराम से एक एक करके लाइन टू लाइन सारी चीज़ें कवर करवा दूंगा, डोंट वरी। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अभी यहाँ पर क्वाड का समिट होता है कुछ दिन पहले, और उस क्वाड समिट को हम लोगों ने बहुत डिटेल से कवर किया था। ठीक है, मैं आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हुआ लेकर चलूँगा। क्वाड का समिट होता है, क्वाड के अंदर 4 कंट्रीज़ आपको देखने को मिलती हैं, और वो 4 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, उसके अंदर है यूएस, ठीक है, जापान, और साथ ही साथ यहाँ पर इंडिया, और उसके बाद यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। इन कंट्रीज़ का समिट चलता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर ये पिक्चर देख पा रहे होंगे। अब होता क्या है, जैसे यहाँ पर ये समिट समाप्त होता है, इसके बाद यहाँ पर जो बाइडन जा रहे होते हैं अमेरिका वापस से, लेकिन जाते जाते देखते हैं कि भाई यहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा है कि नॉर्थ कोरिया यहाँ पर अपनी मिसाइल को टेस्ट कर लेता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है कि चाइना और साथ ही साथ यहाँ पर रशिया दोनों मिलकर जापान, जो सी ऑफ जापान है, जापान के एरिया के अंदर जो समुद्र आता है, उसके ऊपर अपने फाइटर जेट्स उड़ाते हैं। ठीक है, इससे कंसर्न ये निकल कर आता है कि नॉर्थ कोरिया भी यहाँ पर अटैक करने को तैयार है, चाइना और रशिया भी यहाँ पर कुछ अपने कंसर्न दिखा रहे हैं। ये क्यों दिखा रहे हैं मैं आप लोग को आगे बताऊँगा। फिर ये 2 चीज़ें फेस करी जैसे समिट खत्म होता है। तीसरी चीज़ जो बाइडन ने फेस करी, जैसे अमेरिका पहुँचे वहाँ पे क्या होता है, टेक्सास के अंदर जो स्कूल होता है वहाँ पे जो एक लड़का है 18 साल का, उसने यहाँ पर गोली मार देता है वो यहाँ पे बच्चों को स्कूल के अंदर, जहाँ पे लगभग 21 लोग की जान जाती है। तो यहाँ पे क्वाड समिट खत्म होते ही ये 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर जो बाइडन ने फेस करी है। अब ये 3 प्रॉब्लम कैसे हैं ना, मतलब वो मैं आपको बताऊँगा। तो बाइडन की विजिट के बारे में आपने देखा। अब पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, जो यहाँ पर ये अभी पूरी की पूरी विजिट चल रही थी, यानी क्वाड का समिट चल रहा था। इस क्वाड के समिट के दौरान अमेरिका के थ्रू यहाँ पर, यानी जो बाइडन के थ्रू एक स्टेटमेंट दिया गया। वो स्टेटमेंट क्या था सर, वो स्टेटमेंट यहाँ पर ये निकला कि अगर चाइना ताइवान से यहाँ पर लड़ने आएगा, यानी कि चाइना ताइवान को अगर कब्जाएगा, तो उसके बदले में जो अमेरिका है वो यहाँ पर ताइवान को डिफेंड करेगा, ताइवान को सपोर्ट करेगा। यहीं पर मच जाता है काफ़ी ज़्यादा बवाल। अमेरिका का ये स्टेटमेंट आया, और उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि यह काफ़ी बवाल हो रहा है कि भाई अमेरिका ने ये स्टेटमेंट दे कैसे दिया। तो उसके बाद यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर किया गया। क्लियर ये किया गया कि अमेरिका ने बहुत पहले ताइवान के साथ में एक एक्ट साइन कर रखा है जिसका नाम है ताइवान रिलेशंस एक्ट। आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब ये जो ताइवान रिलेशन एक्ट अमेरिका ने साइन कर रखा है, इस एक्ट के अंदर ये बोला है कि हम लोग ताइवान को, यानी अमेरिका जो है वो ताइवान को वेपन्स वगैरह प्रोवाइड करवाएगा, ताकि ताइवान अपने आप को डिफेंड कर सके, अपने आप को बचा सके जब चाइना ताइवान को कब्जाने आए। तो क्लियर हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर हो जाती है कि हाँ, आप कह सकते हो कि ये स्टेटमेंट दिया गया इस पूरे के पूरे समिट के दौरान। अब आते हैं मेजर पॉइंट के ऊपर। अब यहाँ पे ऑथर ये बोलते हैं कि भाई जो ये इंडो पैसिफिक का रीजन आपको देखने को मिलता है, कौन सा वाला, जो ये इंडो पैसिफिक रीजन है, इसके अंदर जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो क्वाड समिट है, आपको पता होगा जो चारों कंट्रीज़ हैं, इन चारों कंट्रीज़ का मेजर फोकस कहाँ पर है, इन चारों कंट्रीज़ का फोकस ये है कि चाइना को टैकल किया जाए। क्वाड का काम क्या है, चाइना को हम लोग कहीं ना कहीं टैकल कर सकें, चाइना की जो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर इलीगल एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं उसको हम लोग रोक सकें। क्लियर हुआ। अब इसी चक्कर में ऑथर ने बोला
कि भाई इंडो पैसिफिक रीजन को संभालना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। वो इशू क्या है, चलो उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। वो ऑथर ने क्या मेंशन किया है, जो भी बातें मैंने आपको बताई है ना, वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब मैंने पढ़ लिया आर्टिकल काफ़ी अच्छे से, तो मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर कर समझ सको। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग बात करने वाले, वैसे तो इस पैरा पर आ चुके हैं, इस पैरा को हम लोग अब कवर करेंगे। नाउ अब यहाँ पर ऑथर क्या बोलते हैं, एक एक करके यहाँ पर इन चीज़ों को देखना बहुत अच्छे से। ऑथर यहाँ पर बोलते हैं कि दिक्कत क्या इंडो पैसिफिक के अंदर, दिक्कत यह है कि साउथ कोरिया और आपको जापान जो देखने को मिलता है, साउथ कोरिया और जापान कहाँ पर है, मैं आपको एक सेकंड लोकेशन दिखाता हूँ। एक एक चीज़ मैप में हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पे जब आप लोग देखते हो तो आपको ये इधर जापान देखने को मिलेगा, और यहाँ पे ऊपर नॉर्थ कोरिया है, नीचे साउथ कोरिया है। ठीक है ना, और जैसे ही क्वाड की समिट खत्म होती है, मैंने क्या बताया, नॉर्थ कोरिया ने यहाँ पर मिसाइल दागे। और दिक्कत यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि जो नॉर्थ कोरिया है वो लगातार धमकी देता है साउथ कोरिया के ऊपर अटैक करने की और जापान के ऊपर अटैक करने की। ठीक है, तो सबसे बड़ी दिक्कत इंडो पैसिफिक के अंदर, पहली दिक्कत आपको ये देखने को मिल जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, दूसरा चैलेंज आपको देखने को मिलता है साउथ चाइना सी के अंदर में। जब आप लोग साउथ चाइना सी की हम लोग बात करते हैं तो ये आपको साउथ चाइना सी कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया, ऊपर चाइना है, इधर वियतनाम है, ये वाला जो रीजन है ये साउथ चाइना सी है। इस साउथ चाइना सी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जैसा यहाँ पर आप देख पाओगे पैरासेल आइलैंड्स, स्पार्टले आइलैंड्स। जो ये स्पार्टले आइलैंड है इसको लेकर विवाद है, इसको यहाँ पर चाइना बोलता है हमारा है। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पर ये बोलता है जो पूरा का पूरा हिस्सा है, ये जो समुद्र का हिस्सा है ये पूरा का पूरा मेरा है, इसके अंदर जो भी टेरिटरीज है वो सब मेरी हैं। और इधर जो कंट्रीज़ है, फिलीपींस हो गया, इधर वियतनाम हो गया, ये बोलते हैं भाई हमारा हिस्सा है, ये जो हमारे आइलैंड्स है वो तो छोड़ दो। तो ये एक कंट्रोवर्सी आपको यहाँ पर ये देखने को मिलती है। और फिर एक और सबसे बड़ा चैलेंज क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर सेंकाकू आइलैंड को लेकर एक लड़ाई रहती है जापान और चाइना के बीच में। सेंकाकू आइलैंड क्या है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा, ये यहाँ पर आपको सेंकाकू आइलैंड देखने को मिल जाएगा, ये जापान है, और इधर यहाँ पर आपको चाइना देखने को मिलेगा, ये रहा सेंकाकू आइलैंड। तो यहाँ पर भी एक सबसे बड़ा चैलेंज देखने को मिलता है, चाइना यहाँ पर इस आइलैंड को अपना बताता है। क्लियर हुआ, सेंकाकू आइलैंड की लोकेशन अब की बार पूछी गई थी प्रीलिम्स के अंदर, आपको पता होगा। ये क्लियर होने के बाद में उसके बाद और क्या बोला गया कि भाई चाइना के जो रिलेशन है ना आज के टाइम पर इस पूरे इंडो पैसिफिक के अंदर, वो आप देख पाओगे जैसे कि वियतनाम, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वियतनाम चाइना के रिलेशन काफ़ी ख़राब हैं, तो वियतनाम के साथ में रिलेशंस काफ़ी ख़राब देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ फिलीपींस के साथ में रिलेशंस काफ़ी ख़राब हैं, फिलीपींस के साथ में पैरासेल और इस वाले आइलैंड को लेकर विवाद रहता है चाइना का। तो यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो ये वाला एरिया है साउथ चाइना सी वाला रीजन, इसके अंदर प्रेशर ना बहुत ज़्यादा है, इसको संभालना इतना आसान नहीं है, ये यहाँ पर ऑथर बोलते हैं। आई होप आप लोग को एक चीज़ क्लियर हो चुकी है। देखो ये जो भी बातें बताई मैंने सेंकाकू आइलैंड के बारे में, उसके बाद वियतनाम फिलीपींस के बारे में, वो सारी बातें आपको इस वाले पैरा में मिल जाएंगी। अब उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पे मेंशन करते हैं ऑथर कि भाई अभी क्या हुआ है, जब क्वाड का समिट हुआ तो यही सब कुछ डिस्कस हुआ था, और इसी क्वाड समिट के दौरान IPEF फ्रेमवर्क को बनाया गया है, यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क नाम का यहाँ पे हम लोगों ने एक पूरा का पूरा ग्रुप बनाया। और इसके अंदर टोटल कितनी कंट्रीज़ को रखा गया, टोटल आपको 13 कंट्रीज़ देखने को मिल जाएंगी। कौन कौन सी हैं, इधर ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये सारी कंट्रीज़ आपको इस वाले ग्रुप के अंदर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंदर देखने को मिल जाती हैं। तो ये एक अच्छा स्टेप है, यहाँ पे बोला है कि बिल्कुल जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है वो एक अच्छा आइडिया है, लेकिन इस फ्रेमवर्क के अंदर भी ऑथर के अगर हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। प्रॉब्लम क्या है कि भाई इन कंट्री का आइडिया तो अच्छा है, लेकिन भाई थोड़ा व्यापार के ऊपर थोड़ा फोकस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब आप लोग देखोगे इस ग्रुप को बनाया तो गया, लेकिन उन्हें व्यापार के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं किया है। हम लोग तो ये सोच रहे थे कि भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा इन सभी कंट्रीज़ के बीच में, अमेरिका जो है वो अपने मार्केट के अंदर एक एक्सेस देगा इन कंट्रीज़ को, ये कंट्रीज़ टैरिफ फ्री ये सामान पहुँचा सकेंगे अमेरिका के अंदर, व्यापार बढ़ेगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इन सभी कंट्रीज़ के बीच में। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि व्यापार के ऊपर कोई अलग से फोकस यहाँ पर दिया नहीं गया। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। तो ये सारी बातें आपको इस वाले एडिटोरियल के अंदर देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर यही बोला जाता है कि भाई एक सबसे बड़ा आपको ये चैलेंज देखने को मिल जाता है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, और आपने एक ग्रुप बनाया बहुत अच्छा, लेकिन आपके ग्रुप के अंदर एक कमी है, वो है यहाँ पर व्यापार के ऊपर एक फोकस होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर अभी नहीं किया गया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ऑथर और क्या मेंशन करते हैं, ऑथर यहाँ पर मेंशन करते हैं कि जब आप लोग देखोगे
पूरे का पूरा इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में। तो अभी हम लोग क्या फोकस कर रहे हैं कि चाइना के साथ में हम लोग एक तरीके से चाइना को टैकल करें। क्वाड ग्रुप का क्या मेजर फोकस है कि चाइना को टैकल किया जाए। लेकिन जब आप लोग दूसरी तरफ देखोगे तो बहुत सारी जो कंट्रीज़ है वो कहीं ना कहीं आज के टाइम पर अपना एक बहुत रिलेशनशिप मेंटेन करके चलती हैं चाइना के साथ में। एग्जांपल आपको देता हूँ, साउथ कोरिया और जापान, यहाँ पे आर्टिकल मेंशन है पीछे। साउथ कोरिया और जापान जब आप लोग देखते हो, ये दोनों यहाँ पर अमेरिका के एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन अपना एक इकोनॉमिक स्टेटस चाइना के साथ भी मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग लें तो इंडिया का एग्जाम्पल दिया गया। इंडिया भले यहाँ पर आप कह सकते हो कि चाइना का एक बहुत बड़ा, यहाँ पर चाइना हमारे लिए दुश्मन देखने को मिलता है, हमारे रिलेशंस काफ़ी ख़राब रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग एक बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं चाइना के साथ में। तो यहीं इसी चक्कर में हम लोग क्या करना चाहते हैं, चाइना के एग्रेशन को टैकल करना चाहते हैं। आई होप आप लोग को यहाँ पर इस पूरे एडिटोरियल को लेकर एक अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी है। चलो अगले एडिटोरियल पर कूदते हैं। यहाँ पर अगला एडिटोरियल है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेख मुजीबुर रहमान साहब ने लिखा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ये चर्चा करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है इन्होंने समझाया, प्लस यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो सकता उसके बारे में ये चर्चा करते हैं। चलो हम लोग एक एक करके इसको कवर करेंगे। पहले मैं आप लोगों को यूसीसी के बारे में बताता हूँ। अच्छा, पहली इंपॉर्टेंट चीज़, अभी जो हमने एडिटोरियल कवर किया था वो क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि क्वाड की समिट हुई थी। ये वाला एडिटोरियल क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं क्या हुआ है। तो यहाँ पर अभी के टाइम पर क्या हुआ कि उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह, इन्होंने रिसेंटली एक कमेटी को सेटअप किया है और उस कमेटी के ऊपर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक ड्राफ्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसी चक्कर में, मतलब कि न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अगर कोई चीज़ न्यूज़ में है उसी के बाद उसके ऊपर एडिटोरियल लिखा जा रहा है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड न्यूज़ में आया क्योंकि उत्तराखंड के अंदर काम चल रहा है इस चीज़ के ऊपर। अब यहाँ पे ये समझाते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। देखो, जब हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो बेसिकली यहाँ पर ये बात करता है कि पूरे नेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमारे पास एक कानून होगा। पूरे एंटायर नेशन के लिए हमारे पास एक कानून होगा, इसी को हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। इसके बारे में जो चर्चा है वो जो आर्टिकल 44 है, हमारा जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वहाँ पर आप कह सकते हो ये चीज़ें मेंशन की गई हैं। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक सिंपल सा मतलब, तो आप लोग यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करना थोड़ी सी। हमारे देश में यहाँ पर हर एक चीज़ को लेकर, देखो पहली बात तो एक सेकुलर कंट्री है, आपको अलग अलग रिलीजन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि हिंदूज़ देखने को मिल जाएंगे, देन उसके बाद यहाँ पर आपको हिंदूज़ के साथ साथ मुस्लिम्स देखने को मिलेंगे, क्रिश्चियंस देखने को मिलेंगे, सभी लोग अलग अलग हैं। अब इन कम्युनिटी के बीच में मान लो कोई शादी हो रही है, ठीक है, या कोई यहाँ पर बच्चे को अडॉप्शन हो रहा है, ठीक है, या फिर डाइवोर्स हो रहा है, तो इन मैरिज, एडॉप्शन, डाइवोर्स या वगैरह वगैरह इन सब चीज़ों को लेकर सभी रिलीजन के अंदर अलग अलग कानून देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या है, अलग अलग कानून है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मेजर फोकस ये है कि जो अलग अलग कानून हैं, इन अलग अलग कानून को ख़त्म करके एक ही कानून होगा, एक ही लॉ होगा, और एक ही लॉ से हम लोग क्या करेंगे, सभी कम्युनिटीज़ को लेकर कोई भी मैरिज का इशू होगा, कोई डाइवोर्स का, कोई भी ऐसा इशू होगा, सभी को यहाँ पर एक ही कानून के माध्यम से ट्रीट किया जाएगा। ये हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलता है। आई होप आप लोगों ने इसके बारे में अच्छे से समझा। अब क्वेश्चन ये है, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में इंडिया में कभी चर्चा नहीं हुई है क्या? देखो, इंडिया के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में काफ़ी सारे मैटर्स के ऊपर चर्चा होती है। इनफैक्ट कि इंडिया जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को फॉलो करता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के दौरान, सिविल प्रोसीजर कोड, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो ये काफ़ी सारे एक्ट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में चर्चा की जाती है। लेकिन इसमें इतने सारे अमेंडमेंट हुए, इतने सारे बदलाव हुए कि यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को कोई वैल्यू नहीं मिली। तो आज तक हमारे देश यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया है। लेकिन हमारे देश में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, गोवा एक लौता राज्य है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया गया है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की शुरुआत कहाँ से होती है? देखो, शुरुआत होती है यहाँ पे शाहबानो केस से। शाहबानो केस के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। ठीक है, आपने काफ़ी बार, मैंने इसके बारे में डिटेल से भी पता रखा है, लेकिन मैं आपको फिर भी एक आइडिया देना चाहूँगा। होता है कि यहाँ पर शाहबानो एक वीमेन जो आपको देखने को मिलेंगी, इनकी उम्र है यहाँ पर 62 ईयर, तो 62 साल की यहाँ पर एक मुस्लिम वीमेन देखने को मिलती हैं। होता क्या, यहाँ पर 1978 के अंदर में इनका एक डाइवोर्स हो जाता है इनके हस्बैंड के साथ में। इनके हस्बैंड का नाम है मोहम्मद अहमद खान। अब इनका डाइवोर्स हो जाता है इनके हस्बैंड के साथ में। अब ये बोलती हैं कि देखो, मुझे तो मेंटेनेंस चाहिए, कुछ ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर इनके 5 बच्चे हैं तो इनको कुछ मेंटेनेंस चाहिए होगा, और जो हस्बैंड है वो यहाँ पर मेंटेनेंस प्रोवाइड करवाएगा। तो इनके हस्बैंड ने कुछ टाइम तक तो मेंटेनेंस दिया,
हुआ क्या था, यहाँ पर इनके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली थी, तो कुछ टाइम तक तो मेंटेनेंस दिया, मेंटेनेंस देते देते यहाँ पर फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पर इनको तलाक दे दिया, फिर उसके बाद मेंटेनेंस देना भी बंद कर दिया। ठीक है, अब मेंटेनेंस देना बंद कर दिया तो उसके बाद यहाँ पर जो ये शाह बानो हैं ये पूछती हैं यहाँ पर कोर्ट के अंदर में। हालांकि यहाँ पर कोर्ट के अंदर बहुत सारी अलग अलग जजमेंट्स आएंगे, ठीक है, फिर धीरे धीरे यहाँ पर शाह बानो को एक सपोर्ट मिलता है। फिर कभी यहाँ पर आप कह सकते हो कि इनको एक तरीके से बोला गया इनके हस्बैंड को कि हाँ वो इनको एक तरीके से क्या करेंगे, कंपनसेशन जो है वो पे करेंगे। ठीक है, वो जो एक तरीके से आप कह सकते हो भत्ता जो होता है वो यहाँ पर पे करेंगे। फिर यहाँ पर इसके बारे में चर्चा की गई, ये मामला कोर्ट के अंदर चलता रहा, फिर धीरे धीरे इस भत्ते को बढ़ाया गया और इस भत्ते को बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पे आप कह सकते हो ये जो मामला है काफ़ी हद तक कंट्रोवर्शियल भी हो चुका था। कंट्रोवर्शियल क्यों हो चुका था, क्योंकि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया था कि हाँ शाह बानो केस के अंदर शाह बानो को एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाया गया था। ठीक है, तो शाह बानो को यहाँ पर एक सपोर्ट मिल चुका था। लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो होता क्या है, एक और बवाल हो जाता है। राजीव गांधी जी यहाँ पर क्या करते हैं, इसके अंदर 1986 के अंदर राजीव गांधी जी की सरकार थी उस समय, तो राजीव गांधी जी का एक स्टेटमेंट आता है कि यहाँ पर कोई भी भत्ता वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि इनके इस बयान की वजह से ये एक बेसिकली इनके बयान की वजह से काफ़ी हद तक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है पूरी की पूरी, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो महिला वेमेन जो मुस्लिम्स महिला हैं, ठीक है, और भी जो महिलाएं हैं, ठीक है, वो सब यहाँ पर आप कह सकते हो इनके अगेंस्ट में पहुँच जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी है वो भी इनके अगेंस्ट में पहुँच जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हो इन्होंने सपोर्ट दिखाया एक तरफ अपने वोट बैंक के चक्कर में, तो ये काफ़ी हद तक बवाल हो जाता है। उसके बाद में आपको पता होगा बाबरी मस्जिद वाला, ठीक है, क्योंकि अब वोट बैंक के चक्कर में इन्होंने एक कम्युनिटी को खुश कर दिया, दूसरे कम्युनिटी को नाराज़ कर दिया। अब हुआ क्या, यहाँ पर दूसरे कम्युनिटी को यहाँ पर खुश करने के लिए उन्होंने यहाँ पर जो बाबरी मस्जिद वाला जो इशू है, ठीक है, वहाँ पर पूजा के लिए अलाउ करा गया। तो आपको ये देखने को मिल जाएगा अयोध्या के अंदर। तो ये कुछ अलग से मुद्दा है जो कि मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि हाँ उस समय क्या क्या हो रहा था। फिलहाल ये कोई ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस खाली इतना जानो यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। फिर उसके बाद यहाँ पर जो हमारे प्रेसिडेंट है डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, इन्होंने भी यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरी तरह से सपोर्ट किया है। लेकिन अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ही बोलता है कि हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता तो है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर काम नहीं किया गया। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता क्यों है, तो यहाँ पर बोला जाता है कि जितने भी सिटीजन्स हैं उन सबको यहाँ पर इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, फिर इक्वली ट्रीट कैसे कर सकते हैं, जब हमारे पास एक कानून होगा उसके हिसाब से इक्वली ट्रीट कर सकते हैं, ये यहाँ पर बोला गया। उसके बाद में यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो इससे कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिलेगा, जेंडर जस्टिस मिलेगा, वेमेन और मैन सबको यहाँ पर एक जस्टिस मिलेगा, इन दोनों को इक्वालिटी मिलेगी, तो यहाँ पर फोकस किया गया। फिर यहाँ पे बोला जाता है कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर काफ़ी सारे चैलेंजेस परेशानियाँ भी देखने को मिलती हैं। सबसे पहली चीज़ सेकुलरिज्म के अगेंस्ट में यहाँ पर बोला गया। ठीक है, दूसरा यहाँ पर बोला जाता है कि भाई देखो आज के टाइम पर बहुत से लोगों को पता नहीं सेकुलरिज्म के अगेंस्ट क्या मतलब यहाँ पर यह है, देखो मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, ये अलग अलग आपको रिलीजन्स आपको इंडिया के अंदर देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे यहाँ पर माइनॉरिटीज़ आपको ये देखने को मिल जाती हैं। तो इनका कहना यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या करेगा, इनकी रिलीजियस प्रैक्टिस को डिस्ट्रॉय कर देगा अपना कानून लाकर, तो यहाँ पर सेकुलरिज्म के अगेंस्ट में हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है। दूसरा यहाँ पर चैलेंज देखने को मिलता है कि जो पीपल हैं वो आज के टाइम पर ज़्यादा कुछ इनको पता नहीं है इसके बारे में। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ज़्यादा कोई जागरूकता है नहीं लोगों के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर उसका कारण है कि कोई प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, बहुत सारी फेक न्यूज़ फैल जाती है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, इसकी वजह से लोग भड़क जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल देखने को मिलेगा, क्योंकि संविधान के अंदर जो आर्टिकल 25 है भारतीय संविधान का, वो बात करता है कि जो हर एक व्यक्ति है वो अपने रिलीजन को प्रॉपरली प्रैक्टिस कर सकता है, उसका प्रसार कर सकता है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड उसके ऊपर रोक लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड से और आर्टिकल 25 के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाता है, एक टकराव देखने को मिल जाता है। ये सारे आपको चैलेंजेस देखने को मिल जाते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली यहाँ पर ऑथर और क्या मेंशन करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ऑथर यहाँ पर मेंशन करते हैं कि बहुत सारे जो मुस्लिम ग्रुप्स हैं, पर्टिकुलरली उलेमा आपको एक ग्रुप देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर एक ग्रुप आपको देखने को मिलेगा जामियात उलामा ए हिंद करके। ठीक है, अब ये जो ग्रुप्स हैं इन्होंने रिसेंटली यहाँ पर इसको अपोज़ किया है। इन्होंने यहाँ पर पूरी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपोज़ किया, ये नहीं चाहते यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट हो। उसके बाद यहाँ पर इनका एक बोर्ड देखने को मिलेगा जिसको हम लोग AIMPLB के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। इसने भी लगातार यहाँ पे अपोज किया यूनिफॉर्म सिविल कोड को। जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है ना। अब आर्टिकल पढ़ चुका हूँ मैं, तो आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा अच्छे से फ्लो चार्ट के बेसिस पर समझ सको। तो यहाँ पर क्या बोला गया
कि ये जो कुछ यहाँ पे आप कह सकते हो बॉडीज़ हैं वो बिल्कुल अगेंस्ट में हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के। तो ये यहाँ पर ऑथर बोलते हैं। फिर ऑथर यहाँ पर मेंशन करते हैं कि अगर आप लोग देखो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट में ये सारी बॉडीज़, ये सारी मुस्लिम बॉडीज़ देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे स्टेप उठाए गए इतिहास के अंदर कि जिससे कि यहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी है वो भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि उनके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि ऑथर बोलते हैं कि देखो आज़ादी के बाद से ही कोई सा भी ग्रुप यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट नहीं करता है। इंडियन सोसाइटी के अंदर यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। बीजेपी की सरकार लेकिन यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सपोर्ट यहाँ पर किसी की तरफ से भी नहीं मिल पा रहा है, वो यहाँ पर मेंशन किया गया। क्लियर हुआ? तो मतलब कुछ ज़्यादा इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस खाली यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानना था, वो मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, जो आज का लास्ट आर्टिकल है वो यहाँ पर ये बात करता है पॉन्डरिंग टू प्रेशर ग्रुप्स के बारे में। यानी कि अभी सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली एक जजमेंट आया है किस चीज़ को लेकर, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज़ को लेकर। तो वो जजमेंट क्या है मैं आप लोग को वो समझाता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर केरला क्या बोलता है इस चीज़ को लेकर वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नीचे आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही होगी, ये आर्टिकल क्यों लिखा गया, कि मतलब क्यों है न्यूज़ में, तो इसके पीछे का कारण आपको ये देखने को मिल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी यहाँ पर हर एक डायरेक्शन दिया है कि देखो जितने भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं हमारे देश के अंदर में, उनके पास यहाँ पर एक मैंडेटरी इको सेंसिटिव जोन होगा। इको सेंसिटिव जोन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। तो मतलब मान लो कोई प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, नेशनल पार्क है, तो इसके आसपास 1 किलोमीटर का एरिया जो होगा वो यहाँ पर इको सेंसिटिव जोन कहलाएगा। उसके अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं होगा, उस एरिया को पूरी तरह से प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट तब आया है जब तमिलनाडु के अंदर नीलगिरिस डिस्ट्रिक्ट को लेकर यहाँ पे चर्चा की जा रही थी। ठीक है, यहाँ पे जो फॉरेस्ट लैंड है उसको प्रोटेक्शन देने के बारे में चर्चा की जा रही थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये डिसीजन दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने यहाँ पर यह बोल दिया कि बिल्कुल ठीक है भैया, यहाँ पर अब क्या होगा कि आप लोगों का जो भी नेशनल पार्क या फॉरेस्ट लैंड है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, उसका 1 किलोमीटर का जो एरिया है वो इकोनॉमिक यहाँ पर वो यहाँ पर इको सेंसिटिव जोन के अंदर कहलाया जाएगा। अब यहाँ पर हमारी केंद्र सरकार ने ये सारा का सारा डिसीजन दिया है। इससे पहले यहाँ पर फरवरी 2011 की गाइडलाइंस हुआ करती थी। फरवरी 2011 की गाइडलाइन ये बोला करती थी कि किसी भी एरिया के आगे जो यहाँ पर इको सेंसिटिव जोन होगा वो बेसिकली 10 किलोमीटर की बाउंड्री के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, हालांकि इसको लेकर काफ़ी हद तक कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई। यहाँ पे बोला गया कि देखो बहुत सारे नेशनल पार्क, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हैं उनके आसपास बड़े बड़े शहर स्थित हैं, तो वहाँ के लिए क्या होगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो वहाँ के लिए कुछ स्पेशल केसेस छोड़े गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये देखने को मिलता है कि पहले अगर हम लोग 2011 की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बात करें तो इन्होंने बोला कि भाई कोई भी एरिया होगा, कोई भी नेशनल पार्क होगा, फॉरेस्टेड एरिया होगा, तो उसके 10 किलोमीटर का जो एरिया है वो बेसिकली इको सेंसिटिव जोन के अंदर कहलाया जाएगा। अब यहाँ पे बोला गया कि क्या होगा, देखो ऑब्वियस सी बात है, जो इको सेंसिटिव एरिया है वहाँ पर जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है, कंस्ट्रक्शन वगैरह है, उसको रोकने के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। जब आप लोग इको सेंसिटिव जोन के बारे में चर्चा करते हो तो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान साल 2002 से लेकर 2016 के बीच में ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसको हम लोग MOEFCC के नाम से जानते हैं, इन्होंने मेंशन किया कि हाँ सरकार को डिक्लेयर कर देना चाहिए कि जो भी हमारा 10 किलोमीटर तक का एरिया होगा नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाहर, वो हमारा इको सेंसिटिव जोन कहलाएगा। और ऐसा हुआ। देन उसके बाद इको सेंसिटिव जोन का पर्पज़ यहाँ पर यह है कि उस एरिया को एक प्रोटेक्शन दी जा सके, वहाँ पर चीज़ों को प्रोहिबिट किया जा सके, जैसे कि कोई माइनिंग चल रही है, ठीक है, या फिर कोई पोल्यूशन एक्टिविटीज़ चल रही हैं, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो उनके ऊपर रोक लगाई जा सके। ठीक है, फिर साथ साथ यहाँ पर आप कह सकते हो कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर रेगुलेटेड होती हैं। तो मतलब इको सेंसिटिव जोन ऐसा एरिया होता है कि वहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट किया जाता है, उसके ऊपर रोक लगाई जाती है। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के ऊपर रोक लगाई जाती है मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। फिर यहाँ पर आती हैं कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको रेगुलेट किया जाता है, यानी कि आप कह सकते हो जैसे कि पेड़ को काटना या फिर नेचुरल वाटर का कमर्शियल यूज़ करना, तो इन सबको रेगुलेट किया जाता है। थोड़ा बहुत अलाउ किया जाएगा, थोड़ा बहुत नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ होती है जो कि परमिटेड एक्टिविटीज़ होती हैं। परमिटेड एक्टिविटीज़ का मतलब यह है कि ये काम करने की आपको इजाज़त मिल जाती है उस वाले एरिया के अंदर। कौन से वाले एरिया के अंदर? इको सेंसिटिव वाले एरिया के अंदर। तो परमिटेड एक्टिविटीज़ के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चर हो गया, यानी आप लोग यहाँ पर खेती बाड़ी कर रहे हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो, तो ये चीज़ों को यहाँ पर अलाउ कर दिया जाता है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो इको सेंसिटिव जोन का इंपॉर्टेंस ये होता है कि जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं इसका एक बेसिकली जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी कम पड़ता है, यानी कि जो हमारा एरिया है वो थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहेगा, उसमें कोई ज़्यादा नुकसान होगा नहीं। वहाँ के जो जानवर है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हम लोग उसको बचा पाएंगे, तो ये सारे फ़ायदे होते हैं।
प्लस मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर रुक पाता है, क्योंकि उस एरिया के अंदर कोई जाएगा नहीं, एनिमल को एक प्रोटेक्शन मिलेगी, तो यहाँ पर इंसान और जानवरों में कोई विवाद होगा नहीं। तो ये सारी बातें आपको इको सेंसिटिव जोन के अंदर देखने को मिल जाती हैं। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इन चीज़ों को क्लियर कर लिया है। तो ये सब ड्राफ्ट आया था जिसको लेकर यहाँ पर चर्चा की गई है। अब होता क्या है यहाँ पर, आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे ये देखने को मिला साल 2014 में जो केरला असेंबली है, इन्होंने भी एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था, जहाँ पे मेजर फोकस था कि जो सरकार ये इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर रही है इसके अंदर छूट मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केरला जब आप लोग देखते हो तो बिल्कुल आपको वेस्टर्न घाट वाले एरिया में देखने को मिलेगा। क्योंकि जब अगर मैं आप लोग को मैप ड्रॉ करके दिखाऊं एग्जैक्टली, मान लो कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने मैप को ड्रॉ किया, तो आपको बिल्कुल इधर वेस्टर्न साइड में आपको ये केरला देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये केरला देखने को मिल जाता है। ये हमारा वेस्टर्न घाट वाला एरिया है और यहाँ पे बहुत सारा जंगल भी पाया जाता है। तो इस एरिया के आसपास भी जब जंगल है तो ऑब्वियसली बात है, तो इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करना पड़ेगा, है ना। अब वो जो इको सेंसिटिव जोन जब हम लोग उसको डिक्लेयर करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ उनको रोका जाएगा। लेकिन केरला सरकार यहाँ पर इसके अगेंस्ट में यहाँ पर लंबे समय से देखने को मिलती है। ठीक है, क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि यहाँ पर इस वाले एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं। अब जब बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं तो उनको वहाँ से हटाया जाएगा, तो उनकी जो लाइवलीहुड वगैरह वो आप कह सकते हो, वो यहाँ पर आप कह सकते हो ख़त्म होती हुई नजर आएगी। तो इसी वजह से यहाँ पर केरला सरकार का फोकस हमेशा ये रहता है कि जो भी हम लोग सेंसिटिव जोन वगैरह डिक्लेयर कर रहे हैं उसमें यहाँ पर इनको छूट मिल जाए, कुछ एरिया को एक्सक्लूड कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर ऑथर का मेंशन करना यह है कि आप भले ये चीज़ें देख रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को देखना यह होगा कि आप एनवायरनमेंट को एक प्रोटेक्शन दे सको। और यहाँ पे बोला गया केरला एक ऐसा स्टेट देखने को मिल जाएगा जहाँ पर आपको 25 प्रोटेक्टेड एरियाज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो, बोला यह जाता है इनको यहाँ पर ही छूट नहीं मांगनी चाहिए, इनको यहाँ पर प्रॉपरली एनवायरनमेंट को एक प्रोटेक्शन देनी चाहिए। ठीक है ना, तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में देख सकते हो, ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। क्योंकि हमेशा से ही इस एरिया के अंदर इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने के बारे में चर्चा की गई है, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करने दिया गया। क्योंकि उस एरिया के अंदर जहाँ पे आप कह सकते हो बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, वो अपना यहाँ पर आप कह सकते हो कि वर्क कर रहे हैं, वहाँ पर उनकी लाइवलीहुड जनरेट हो पा रही है। तो इसी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो उस एरिया के अंदर छूट के लिए यहाँ काफ़ी हद तक मांग करते हैं। तो इको सेंसिटिव एरिया के लिए एक जो फाइनल नोटिफिकेशन आया था वेस्टर्न घाट्स के लिए, ठीक है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र के लिए, वो अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। 9 साल से ये यहाँ पर बोला गया। क्लियर हुआ? जो स्टेट्स है वो डिमांड करते हैं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा एरिया के अंदर एक्सक्लूजन मिलना चाहिए, इनको यहाँ पर छूट मिलनी चाहिए। आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये सारी बातें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। लेकिन ऑथर मेंशन करते हैं कि आप बिल्कुल आप लोग ध्यान रख रहे हो उस चीज़ का, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे आपको ये भी रखना होगा कि आप लोग यहाँ पर अब क्योंकि वोट बैंक के लिए काम किया जा रहा है पूरा का पूरा यहाँ पे, कि अगर उन लोगों को एक सपोर्ट नहीं दिया गया, जो लोग उस एरिया में रह रहे हैं उनको अगर वहाँ से हटाया जाएगा तो वहाँ की सरकार चली जाएगी। तो यहाँ पर वोट बैंक के लिए वैसे भी काम किया जा रहा है। तो इससे अच्छा यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, अपने वोट बैंक के चक्कर में आप लोग क्या कर रहे हो, जो एक तरीके से डेवलपमेंट है उसके ऊपर प्रॉपर्ली फोकस नहीं किया जा रहा है। तो आपको यहाँ पर करना होगा और उसके बाद यहाँ पर आपको एक प्रोटेक्शन देनी होगी, क्योंकि ये जो नेचुरल एसेट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनको प्रोटेक्शन ज़रूर दो। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। देन उसके बाद हम लोग फटाफट अपनी वोकैबलरीज़ को देखते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पर जो वोकैबलरी है वो भी हम लोग कवर कर रहे हैं। देन उसके बाद हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त करेंगे। तो आज की वोकैबलरी के अंदर टॉप 5 वोकैबलरीज़ आपको देखने को मिलेंगी, जो कि आप लोग डेली बेसिस पर यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर आता है बेलेवर्ड। तो यहाँ पर आप कह सकते हो इसका मतलब है परेशान, या फिर आप एक सबसे खतरनाक एक परेशान सिचुएशन के अंदर हो। दूसरा आता है सेम्बलेंस। सेम्बलेंस मतलब अपीयरेंस, यानी कि दिखावा या फिर एक झलक। उसके बाद यहाँ पर आता है एक बॉय। इसका मतलब होता है कीप, यानी कि आप कह सकते हो कि कीप समवन और समथिंग अफ्लोट, या फिर आप कह सकते हो कहीं तक बस सीमित रहना, जिसको हम लोग बॉय के नाम से जानते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब यहाँ पर डिक्लाइन, यानी कि आप कह सकते हो एक गिरावट देखना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब एक डिक्लाइन देखना। आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, वो सब यहाँ पर हम लोग उसके लिए डिक्लाइन के लिए यूज़ करते हैं। डिक्लाइन के साथ साथ हम लोग एक वर्ड श्रिंकिंग भी यूज़ कर लेते हैं। फिर आता है कैविट। कैविट मतलब होता है वार्निंग, कॉशन, या फिर आप कह सकते हो कि चेतावनियाँ देना। तो आप लोग आई होप इस चीज़ों को समझ चुके हो। तो ये 5 वोकैबलरीज़ हैं जिनको यहाँ पे आप लोग यूज़ कर सकते हो, इम्पॉर्टेंट है। और
डेली बेसिस पर आप लोग यहाँ पर इनका आराम से यूज़ कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद यहाँ पे पिछले पेज पर भी एक एडिटोरियल था, लेकिन वो बेसिकली था इस आरबीआई के बारे में, इन्फ्लेशन को लेकर चर्चा कर रहा था, वो मैंने आपके साथ में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, लेकिन उससे पहले आज का प्रीलिम्स के क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने यहाँ पर क्रिप्स मिशन को भेजा था इंडिया के अंदर में, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, और विंस्टन चर्चिल यहाँ पर ये देखने को मिल जाते हैं। तो आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।